तकरीबन 13.5 महीने के बाद मुलाकात में बातचीत होने वाली है। हालांकि मुलाकात इससे पहले सार्क में हुई थी, संयुक्त राष्ट्र में नजरें भी मिली थी, लेकिन इन सब के बीच बातचीत नहीं हो पाई, द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो पाई। और अब आज जब होने जा रही है तो माना यही जा रहा है कि जो बर्फ जमी है रिश्तों की, वो पिघल सकती है, क्योंकि रूस के शहर उफा में दोनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ अब से चंद घंटे बाद, चंद घंटे ना कहें, अब तो बहुत कम वक्त है, लगभग 40 मिनट के बाद 9:45 बजे मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन मुलाकात से पहले सरहद पर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर माहौल में एक बार फिर अविश्वास जरूर भरा। इसलिए ये सवाल है कि एतबार हो या ना हो, लेकिन क्या पाकिस्तान के भीतर ऐसे हालात हैं कि जो नवाज शरीफ कहेंगे उस लिहाज से पाकिस्तान चल पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान से बातचीत और उसमें चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे से बातचीत करना भारत की भी मजबूरी है। हो जो भी, लेकिन कुछ मुद्दे उठ सकते हैं। लखवी का मुद्दा उठ सकता है, हाफिज सईद यानी जमात उल दावा को लेकर बातचीत उठ सकती है। अपनी ज़मीन पर आतंकवादियों को आश्रय देने का सवाल उठाया जा सकता है, क्यों दिया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार सीज फायर के तोड़े जाने का जिक्र किया जा सकता है। और इन सबसे आगे रिश्तों को किस रूप में बढ़ाया जाए, उसके लिए बातचीत का सिरा क्या विदेश सचिव के स्तर पर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपसी बैठक हुआ करे। और इन सब के साथ ही अलग अलग खास तौर से क्रिकेट का जिक्र बार बार हो रहा है, ये सवाल जरूर है। पारसारथी साहब, ये जो एक सवाल है कि क्रिकेट दोनों देशों के बीच होने चाहिए, और ये हमने देखा कि पीसीबी की तरफ से भी पिछले दिनों ये सवाल आया, हालांकि बीसीसीआई ने नकार दिया। और हमने पूछा था अनुराग ठाकुर से, तो उन्होंने कहा था कि अभी कोई जानकारी नहीं है। ये क्रिकेट का मसला दोनों देशों के बीच लगता ऐसा है कि ये हो गया तो सब चीज़ ठीक हो गया। नहीं, ये आशा, ये दिखावट है। मुझे याद है जब हमारी टीम पाकिस्तान में थी 1982 को, जी, गावस्कर के कैप्टन थे, कपिल देव भी साइड में थे। बुरी तरह हम मारे गए थे, हारे हम वहाँ। और लोग वहाँ बड़े खुश थे, बड़े जोश था। तो मैं एक जंग अखबार जो है ग्रुप, जो सबसे बड़े न्यूज़पेपर ग्रुप है पाकिस्तान में, उनके जो मालिक और संपादक थे उनका नाम मीर खलीलुर रहमान था। वो दिल्ली का निवासी रहा करते थे बंटवारे से पहले। तो एक दिन के उनके घर में जब उन्होंने बुलाया था, दावत दिया था, तो मैंने कहा उनको कि मीर साहब, बड़े बुरे ज़्यादा आपने बड़ी नाजायज़ चीज़ की है, हमारी टीम को स्वागत करते हुए इस तरह के हार हमें सामना करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे कहा कि पारसारथी साहब, आप हमारे मुल्क को समझते नहीं हैं। हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि हम जंग के मैदान को एक खेल का मैदान समझते हैं, और एक खेल का मैदान को हम जंग का मैदान बना देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि क्रिकेट एक ऐसी खेल है जिस पर जो भावनाएं सामने आती हैं वो सिर्फ दोस्ताना नहीं होती हैं। तो खेलना ना खेलना है तो दूसरी बात। दोस्ताना रवैया लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी नहीं है, और कल रात नजर आया। इसलिए एक बड़ा सवाल ये है कि कल रात फायरिंग हुई है और आज सुबह जब मुलाकात हो रही है, तो चुनौतियां वैसी कौन सी रही होंगी जो आएंगी सामने निकलकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी, जब वो नवाज शरीफ से बात करेंगे। जरा ये सुनिए। ये कैसी विडंबना है कि सारी तलखी भूलकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के शहर उफा में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की तैयारी कर रहे थे, हजारों मील दूर जम्मू कश्मीर के बारामूला के पास सरहद पर पाकिस्तानी जवान बीएसएफ के फॉरवर्ड पोस्ट पर गोलियां बरसा रहे थे। दोस्ती की आड़ में पाक ने पहली बार खंजर नहीं घोंपा है, लेकिन भारत ने अक्सर इसके अनदेखी करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन पाक फौज की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सिपाही किशन कुमार के भाई को कोई कैसे समझा पाएगा। ये गोली लगा इंसिडेंट है, काफी पूछने पे ये नहीं बताया कि किस अंग पे गोली लगा है। उसके करीब पौने घंटे के बाद फोन आया कि शहीद हो गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जमशेदपुर के किताहडीह स्थित शहीद किशन के घर से निकली ये चित्कार उफा तक पहुंचेगी, और जब पीएम मोदी और नवाज शरीफ सुबह 9:45 बजे वार्ता की मेज पर बैठेंगे तो सरहद पर हो रही नापाक फायरिंग का संज्ञान लेंगे, क्योंकि ये युद्ध विराम के सरासर उल्लंघन का मामला है और सवाल
पीएम मोदी के विजन पर उठने लगा है। ऐसे संकेत हैं कि बातचीत में पीएम मोदी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई का मसला उठाएंगे। आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा। जानकार मानते हैं कि लखवी के मुद्दे पर चीन का समर्थन हासिल करने और शंघाई सहयोग संगठन में स्थायी सदस्यता पाने के बाद विश्व बिरादरी में पाकिस्तान नए भरोसे में जी रहा है। इसीलिए पीएम मोदी के लिए शरीफ पर रणनीतिक दबाव बनाने की चुनौती होगी। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक संभावना जताई जा रही है कि दोनों प्रधानमंत्री अपने विदेश सचिवों से जल्द ही मिलने के लिए कहेंगे और द्विपक्षीय संबंधों में नई शुरुआत का आगाज होगा। ये भी हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव मिलेंगे। और हाँ, इस बार हुर्रियत से पाकिस्तानी नेताओं की मुलाकात का कोई मुद्दा नहीं होगा। गौरतलब है कि पिछली बार पाक उच्चायुक्त के अलगाववादी हुर्रियत नेताओं से मिलने की वजह से ही बातचीत की डोर टूटी थी। अब जबकि चंद पलों में दोनों नेता आमने सामने होंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि उफा की ये मुलाकात दोस्ती के नए अध्याय के आगाज का काम करेगी। दिल्ली से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल एक बरस के भीतर या कहें 13 महीनों के भीतर जो मुलाकातों का सिलसिला जरा उसे समझे। 26 मई 2014 जिस समय प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने थे, उस समय सार्क देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। उसमें नवाज शरीफ भी आए थे। 27 तारीख को द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और उसके बाद सार्क में झटके में अचानक हाथ मिले और ये बातचीत हुई। लेकिन ये गुफ्तगू की तरह बातचीत थी। लेकिन इसको भी खास तौर से विदेश मंत्रालय ने इस बात का जिक्र किया कि संबंधों में जमी बर्फ यहाँ भी पिघली हुई नजर आई जो काठमांडू में बातचीत हुई थी। तो ये मुलाकातों के सिलसिले में समझें तो जो 26 मई को जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात थी और 27 मई को जिस लहजे में बातचीत हुई थी, उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते अब आज की तारीख में आ गई है। और ये लोग मान कर चल रहे हैं कि क्या वाकई इस बातचीत से आने वाले वक्त में अब एक बड़ा गैप नहीं होगा और लगातार ये सिलसिला बढ़ेगा। पार्थसारथी साहब, ये सवाल क्योंकि हर जहन में है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी शपथ लेने के दौरान सार्क देशों को आमंत्रित किया, जिस तरीके से उन्होंने सार्क देशों को डेवलपमेंट को लेकर चिंता जताई, जिस लहजे में उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्तों के मद्देनज़र निजी इमोशंस को जोड़ा, चाहे वो शॉल का आदान प्रदान हो, साड़ी का आदान प्रदान हो, लगा ये बार बार कि एक रिश्तों में गर्माहट से ज़्यादा उसमें एक निकटता लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो निकटता टूटती है हुर्रियत को लेकर, वो टूटती है कश्मीर को लेकर, वो टूटती है बांग्लादेश यात्रा, वो कई मायनों में टूटती चली जाती है। और इस हद तक आती है कि पाकिस्तान के भीतर से आवाज़ आने लगते हैं और लगातार वहाँ के एम्बियंस जो हम सुन पा रहे हैं, लगातार वहाँ के न्यूज़ चैनलों में जो बहस हो रही है, क्यों बातचीत हो रही है, भारत अगर इस लहजे में आता है तो क्यों बातचीत की जा रही है, सिवाय इसके कि पड़ोसी हैं, ये मैसेज भी आ रहा है वहाँ से। तो इसके मतलब क्या निकाले जाएं कि विज़न कहीं नहीं आ पा रहा है, जिसका जिक्र भी हो रहा है, रिश्ते किस दिशा में ले जाने हैं, या एक उहापोह की स्थिति है, क्या किया जाए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनिश्चितता है। फौज कुछ करना चाहती है और करती है, नवाज शरीफ और कुछ चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। ये उनके अंदरूनी मामले को, उनके अंदरूनी ढांचा को हमें समझना चाहिए। और एक और बात हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के, एक छोटा सा कमेंट यहाँ पे हम जरूर चाहेंगे। बातचीत आधे घंटे बाद होने वाली है। आधे घंटे पहले देश ने देख लिया एक जवान मर गया, शहीद हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली, सीज फायर का उल्लंघन हुआ। लोगों के जहन में सवाल होगा, प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि हमें ये समझना चाहिए कि होगा क्या। ज़रूर हम हमारी चिंताएं व्यक्त करेंगे आतंकवाद के बारे में, जिस तरह से फायरिंग हो रही है, जिस तरह से अफ़गानिस्तान में हमारे लिए ख़तरा पैदा कर रखे हैं लोगों ने, ये सब ज़रूर उठाएंगे मोदी साहब, ये अनिवार्य है। उनकी तरफ से क्या उठाएंगे? उनकी तरफ से कहेंगे कि आप बलूचिस्तान में हस्तक्षेप कर रहे हैं और आप अफ़गानिस्तान सीमा के ज़रिए तहरीक तालिबान को मदद करें। तो इससे निकलेगा क्या? आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही, ये स्वाभाविक है। लेकिन इससे अगर तय करें कि हम आगे जाएं, क्या प्राथमिकता क्या है, कि जैसे कि आज ये जवान बेचारा मारा गया,
इस तरह की घटनाएं ना हो। न घटनाएं रोकने के लिए हो क्या सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ मिल सकते हैं उनके रेंजर्स के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हालांकि भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के नीचे है, वहाँ उनके रेंजर्स हैं, फ़ौज के साथ काम करते हैं, वो ऑर्डर्स लेते हैं फ़ौज से। तो मैं समझता हूँ कि अगर डीजीएमओस के बीच कुछ संपर्क रहे और बातचीत हो कि तनाव ना बढ़े, नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ ना हो और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको लग रहा है एक ब्लूप्रिंट लेकर बातचीत होगी? ब्लूप्रिंट नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ले गए हैं, लेकिन और दूसरी बात ये, कम से कम ये तय होगा कि कुछ देर बाद पूर्व निर्धारित समय पर और स्थान पर विदेश सचिवों के साथ बातचीत हो सकती है। उससे ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं करता। ओके। और अगर उन्होंने ज़्यादा हाइप करके और कुछ दिखाने की कोशिश की, मैं नहीं समझता हूँ कि वर्तमान माहौल में वो असफल हो सकता है। अब से तकरीबन आधे घंटे के भीतर ही मुलाकात होनी है, हर किसी को इंतजार है मुलाकात में क्या बात होती है। लेकिन कल रात जब खुद नवाज शरीफ वहां पर पहुंचे तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने खुद क्या कहा, पहले ये सुनिए आप। Let us first talk, and then I will talk with you. Do you think it's a major step forward in India-Pakistan relations? We'll let you know when we talk with you. हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान भी इस बीच में जुड़ जाएंगे और मेजर जनरल आर.के. मल्होत्रा साहब और सिकंदर तायल साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए के, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम तकरीबन 15 मिनट के बाद मुलाकात होगी, आधे घंटे का वक्त निर्धारित है और ये बार बार माना जा रहा है कि एक तरफ बातचीत का जिक्र जब जब होता है तब दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर हरकत होती ही है। यह सवाल भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान के भीतर पावर सेंटर एक नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है, सेना भी है। यह भी माना जा रहा है कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत ही ये बातचीत की जा रही है और इस बातचीत से निकलेगा क्या, इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद और आस जगाई भी जा रही है। मेजर जनरल आर.के. मल्होत्रा साहब, इस बातचीत को किस रूप में देखा जाए, क्योंकि बहुत झटके में निर्णय लिया गया, बातचीत होनी चाहिए, और जिस तरीके से कल रात नज़र आया नवाज शरीफ से जब पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने भी कहा बातचीत होने के बाद बात करूँगा, अभी मुझे भी नहीं पता है। देखिए, झटका तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज रमज़ान के शुरू में मोदी साहब ने बात की, तो शुरुआत तब से ऐसा लगा कि भारत शायद दबाव में या बगैर दबाव के बात करने की दिशा में बढ़ रहा। उसके बाद मौके की तलाश थी कि कैसे बात की जाए, और ये मौका ऑब्वियसली तब तक बन चुका था। बात से निकलेगा क्या, मैं आपसे सहमत हूँ कि मैं भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, बिकॉज नवाज शरीफ कौन, कई दफ़े मेरे जहन में ये सवाल आता कि नवाज शरीफ कौन है पाकिस्तान में, क्या उनकी ताकत वैसी है जैसे एक प्रधानमंत्री की ताकत होनी चाहिए। बिकॉज ये एक वो शख्स है जो ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि हमारा देश एक दूसरे देश पे हमला करने वाला, और मैं अचंभे में हूँ एज अ प्रधानमंत्री, जब मैं वापस आता हूँ तो तख्ता पलट जाता। तो उस किस्म के आदमी पे ज़्यादा भरोसा करना स्ट्रक्चरली भारत और पाकिस्तान रिश्तों में एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में पावर सेंटर आर्मी है और पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी एक एडवर्सेरियल रिलेशनशिप में है, आपस में बात क्या, बिल्कुल ईंट कुत्ते का बैर है। तो जब एक पावर सेंटर दूसरे पावर सेंटर से मिल ही नहीं सकता तो आपके पास सिर्फ राजनीति और डिप्लोमेसी रह जाती है। हम इसलिए ये सवाल कर रहे थे क्योंकि अभी 10 मिनट पहले सेना प्रमुख पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए बीएसएफ के उस जवान की जिसकी कल मौत हो गई रात में। अब उसी जगह पे हमको 10 मिनट के बाद दिखलाना है बातचीत हो रही है। ये मैसेज जाहिर है एमईए के जरिए होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुंचेगा। भारत के कंसर्न क्या होंगे? सवाल है वहां पर कितने भी पावर सेंटर हैं, हर कोई जानता है और आज से नहीं बहुत पहले से जानता है। भारत के कंसर्न क्या होने चाहिए या क्या होंगे जिस बातचीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी कह सके? देखिए, जब तक जड़ नहीं ठीक होती तो आप ऊपर से जो मर्जी ट्रिमिंग करें उससे फायदा नहीं है। ये ट्रिमिंग हो रही है, ये ट्रिमिंग हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आपको लगता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज जड़ तो कहीं और फंसी हुई है। क्या डिप्लोमेसी में ये माना जाए कि प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल डिसीजंस
इतने मायने रखते हैं कि जो एक एमईए अपना वर्क कर रहा होता है, इंटरनली जो भी डिप्लोमेसी में काम कर रहे होते हैं, क्या ये वाकई सारी चीज़ स्ट्रीमिंग की दिशा में होती है या पाकिस्तान के साथ हो चुकी है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ हमें अपने संबंधों को 2-3 अलग अलग स्तरों पर देखना चाहिए। एक तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म टैक्टिकल, कि अगर कल गोली चली बॉर्डर पे तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, उधर से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं उनको मारना चाहिए मर्सीलेसली। दूसरा है मीडियम टर्म स्ट्रेटजिक, कि हमारा जो आर्मी की सुपीरियरिटी है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर और जितने भी उनके और भी असले हैं, वो लॉन्ग टर्म में मेंटेन रहे और बढ़े। और अगर उसको दुनिया से सपोर्ट मिल रही है, चाइना से, इधर उधर से, उसको हम काटें, कम करें और उसको उजागर करें कि किस तरह से वो टेररिज्म का गढ़ है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूशन को अपने लिहाज से वर्क करना चाहिए। एक बात मैं पूरी कर, सेना अपने तरीके से काम करे, एमईए अपने तरीके से काम करे। एक मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री लेवल पे एक पॉलिटिकल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जब से उन्होंने इनॉग्रल पर बुलाया था, कहने की कोशिश की है कि विकास का मुद्दा है, साउथ एशिया के सामने विकास का मुद्दा है। इतनी गुर्बत है, इतनी हर जगह जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी पावर्टी है, तो अगर वो नवाज शरीफ को फिर ये कहने की कोशिश करें कि भाई अपने देश में तुम किसी तरह विकास शुरू करो और उसमें भारत तुम्हारे साथ है। और देखिए बिजली का इतना अच्छा उदाहरण है कि 500 मेगावाट बिजली जब से हमने बांग्लादेश को बेचनी शुरू की है, बांग्लादेश के बांग्लादेशियों का सोच बदल गया है भारत के प्रति। और अब इस समय शेख हसीना को काफ़ी सपोर्ट है बांग्लादेशियों से कि हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। हमारा देश भी अब एक बिजली की सरप्लस की स्थिति में जा रहा है। और पाकिस्तान की हालत तो आप देख ही रहे, 2 दिन पहले कराची में पूरी रात का पावर कट था। नहीं ताहिर साहब, हमको लगता है कोई हम लोग मॉल खोल के नहीं बैठे हैं इस देश के भीतर में या माल बेचा जा रहा है। सवाल यह है, एक जवान मरा, सेना प्रमुख पहुंचे, तमाम देश ने देख लिया, हमने भी देख लिया अभी 10 मिनट पहले। आप कह रहे हैं सेना को जो मैसेज भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, सेना जवाब देगी। हम ये बोल रहे हैं कि सेना जवाब देगी, और मल्होत्रा साहब भी कह रहे हैं, सबकी राय ये है कि पाकिस्तान की सेना पे कोई कमांड नहीं है पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार का। जी, अब सवाल यह है कि आपकी डिप्लोमेसी क्या कहती है, आपको क्या करना चाहिए? जवाब सेना को भी देना है, बिजली भी बेच देनी है, डिप्लोमेसी कहती है कि किसी तरह वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाए, डायलॉग उनसे किया जाए, उनके लिए कुछ एलिमेंट्स अगर उधर है तो चल रहा है, तो 26 मई से चल रहा है, तो उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री ये जो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये कहने को प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये 2 अलग अलग लेवल्स है। आर्मी को अपना काम करना चाहिए और डिप्लोमेट्स को और प्रधानमंत्री को अपना काम करना चाहिए। पारसारथी साहब, ये जिक्र जो हुआ, आप कल से एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक गोल्डन पीरियड भी इस दौर में आया था 2004 से 2007 के बीच में। वो कौन सी परिस्थिति थी? वो भारत की तरफ की परिस्थिति थी या पाकिस्तान की तरफ परिस्थिति थी जहां सेना शेरवानी पहन के आई? क्या परिस्थिति? ये हुआ ऑपरेशन पराक्रम के बाद, जब हमारे संसद पर हमला हुआ। उसके बाद मुशर्रफ की मजबूरी ये थी, क्योंकि वो सिर्फ सेनाध्यक्ष नहीं थे, वो राष्ट्रपति भी थे, यानी कि जिम्मेवारी भी थी उनकी। अब तो सेनाध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या है? उनके पास शक्ति है तख्ता पलट करने के लिए और अपने बल प्रयोग के लिए। तो 2003 पर 2 मुख्य चीज़ हुए। सबसे पहले उस समय, जब मुझे याद है, जो फायरिंग हुआ करती थी नियंत्रण रेखा के पार, अगर आप देखें तो नीलम नदी जो है उसके पार हमने ऐसे शेलिंग की थी कि वो एक कोई उंगली नहीं उठा सकता था वहाँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सीज फायर आए। सीज फायर नवंबर में उन्होंने घोषणा की, हमने स्वीकार किया। उस सीज फायर का उन्होंने पालन किया, और अगर सीज फायर का पालन करते हैं तो घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है, रुक जाता है, कम होता है। दूसरी बात, 2004 को मुशर्रफ साहब ने आश्वासन दी कि जो भी पाकिस्तान की ऐसी धरती हो जिस पर पाकिस्तान के नियंत्रण हो, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत, वहाँ से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होगा। 2004 और 2007 से देखें तो कोई महत्वपूर्ण आतंकवादी घटना नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाफिज़ मोहम्मद सईद को कहा गया कि ज़रा चुप बैठे रहो फिलहाल, और उन पर भी रुकावट लगाई। इसका मैसेज है कि भारत में
सरकारों के ऊपर ये नहीं है कि पाकिस्तान से संबंध कैसे अच्छे हों, ये पाकिस्तान के ऊपर ही है। भारत ये कर सकता है कि प्रोत्साहन स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं कि अगर मैं चीनी इससे हुई सहमत हूँ। तो कैसे आप स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? स्ट्रेंथन ऐसे दो चीजें हैं। एक ये कहना कि संपर्क के दरवाजे हमारे खुले हैं, बातचीत की प्रक्रिया नहीं बट संपर्क के दरवाजे खुले हैं, चाहे वो फौजों के बीच हो, डीजीएमओस के, चाहे वो गुप्तचर सेवाओं के बीच हो, चाहे वो विदेश सचिवों के बीच हो, तनाव कम करने के लिए। दूसरी बात, जैसे कि इन्होंने कहा, स्पष्ट संदेश हमसे, आर्थिक सहयोग के लिए हमारे दरवाज़ा खुले हैं, चाहे ऊर्जा की बात हो, चाहे वो पेट्रोलियम ईंधन के बात हो जो हम पंजाब के रिफाइनरी से भेज सकते हैं। ये हमारी पेशकश अगर करें, आपको याद रखना चाहिए कि जब द्विपक्षीय बात के रिश्तों की बात करते हैं और हम इस तरह के संदेश भेजते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है, पाकिस्तान जनता के और पाकिस्तान के जनता के लिए है। तो इस तरह के माहौल जो उन्होंने किया नहीं, है, आप ठीक कह रहे हैं। हम इसको समझ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत पर डेवलपमेंट को लेकर निर्भर ही हो जाए तो जाहिर है, जैसे बांग्लादेश का जिक्र आपने किया, क्या ये मैसेज संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, बिकॉज फंडामेंटली पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन समझता है फंडामेंटल लेवल। और पार्था सारथी साहब जो बात कर रहे थे, जब हम इसमें एक चीज और जुड़वा देना चाहेंगे, क्योंकि ये जिक्र में चाइना का जिक्र भी जोड़ दीजिएगा। चाइना अगर भारत को इंगेज पाकिस्तान के साथ ही रखना चाहता है तो फिर मतलब इसके क्या होंगे, इसमें जोड़िएगा इसे। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान से सुलह या तनाव बढ़ाता। अफगानिस्तान एक मजबूरी, जब तक पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में टोटली इन्वॉल्व थी तब तक उसको भारत से दोस्ती चाहिए थी, इसलिए मुशर्रफ साहब ले लें, कोई भी, वो तैयार था जिस किस्म से बातचीत करने। इकॉनमी के हिसाब से जब हम बात करते हैं वाणिज्य के बारे में या इकॉनमी के बारे में, पाकिस्तान कहता है कि मैं चाइना से बात करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। और वो चाइना को मौका है कि अगर उन्होंने वार्म वाटर सीज पे पहुंचना है और समुद्र के हिसाब से अपने उस पोर्शन को जोड़ना है जो चाइना से अलग होना चाहता है, तो ग्वादार और हाईवे ज़रूरी है। और उस हाईवे को तभी काम कर सकते हैं अगर अफगानिस्तान और उस इलाके में शांति हो। तो चाइना भी चाहेगा कि उसको शांत रखें, पाकिस्तान ये कहता है उसको शांत रख सकते हैं, हमें हिंदुस्तान की ज़रूरत नहीं। लेकिन अमेरिका समझता है कि पूरी जब तक शांति नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ हिस्सा आप शांत रखें, कुछ हिस्सा ना रखें। तो इस वजह से पाकिस्तान पे दबाव। अमेरिका चाहता है कि ये इलाका शांत हो जाए, ऑब्वियसली चाहता, बिकॉज तालिबान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत में भारत की नुमाइंदगी वहां क्यों नहीं हो रही है? पाकिस्तान में जो बातचीत चल रही है, शुरू से ही अमेरिका इंडिया का कोई रोल ही नहीं समझता उधर। शुरू से अमेरिका ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अफगानिस्तान पीस में इंडिया का रोल है। तो अफगानिस्तान में तो लेकिन मेरे ख्याल से बहुत भागीदारी है भारत की। है, बिल्कुल है, बिकॉज अफगानिस्तान अब नहीं, सेंचुरीज से अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का एक रिश्ता है, कल्चरल, ट्रेड, हर एक चीज़ का रिश्ता है। लेकिन अमेरिका इन चीज़ों को नहीं देखता, अमेरिका सिर्फ अमेरिका के नज़रिए से देखता है। वो ये कहता है कि मैं पुल आउट कर रहा हूँ, उधर पीस होना चाहिए ताकि मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रीज़ के अंदर, ईरान वगैरह से मैं बात कर सकूँ। अगर वो इधर फंस जाए तो बाकी जगह नहीं कर सकता। फंडामेंटली उन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक बैलेंस चेंज हो रहा है और एशिया सेंट्रिक सेंचुरी आ रही है। और बिकॉज एशिया सेंट्रिक सेंचुरी आ रही है, मैं अपना पिवट बदल रहा हूँ। उसकी वजह से चाइना और अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है, उनके आइलैंड मिल रहे हैं, वो अपनी एलाइज ढूंढ रहा है, पाकिस्तान को अपने दायरे में और ज़्यादा नज़दीक बांधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भी मालूम है कि अमेरिका से एडवर्सेरियल रिलेशनशिप से ना उनका कोई काम बनेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उनके फंडामेंटल पेग्स है जिसके हिसाब से काम करते हैं। आई एम एन इस्लामिक स्टेट, आई एम अ न्यूक्लियर स्टेट, आई एम अ स्टेट विच इज़ a powerful Muslim state and therefore I am important geographically because मैं ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ माउथ ऑफ द ओशन, जहाँ से आपके ऑयल वगैरह के नहीं, अगर हर कोई अपने अपने स्थितियों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तायल साहब जिस बात का आपने जिक्र किया, अगर दोबारा उस पर लौटाएं, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है, जिस डेवलपमेंट का आपने जिक्र किया, जो देश में गरीबी है या इस पूरे इलाके में गरीबी है जिसका जिक्र पहले दिन से कर रहे हैं,
क्या ये विजन फिट बैठता है पाकिस्तान के साथ संबंधों को बनाने को लेकर, या जो भारत के भीतर धारणा रही है और भारत के भीतर जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी निकले वहां की धारणा रही है? हम आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, घुस जाइए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, घुस जाइए, ध्वस्त कीजिए, टेररिस्टों को खत्म कीजिए, कैंप्स को खत्म कीजिए, ये मैसेज था, ये भाषा बोली जाती थी। आपको लगता है कि ये चेंज आएगा और चेंज आ रहा है और उससे चेंज स्थिति आते आते संबंध वाकई अच्छे हो जाएंगे? मैं फिर यही कहूँगा कि हमें इसको 2 लेवल पर डील करना होगा। टेररिज्म को आप ध्वस्त करिए, टेररिज्म को ढूंढ कर मारिए, भारत के बाहर भी मिले तब भी मारिए। गोली उधर से चले तो ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, ये एक लेवल है। और दूसरी लेवल है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? वो तो पीपल ऑफ पाकिस्तान से आती है। तो पीपल ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से उनको एक रिलीजियस जो पॉइजन उनको दिया जा रहा है कि भारत है, हिंदू है, ये है, वो है, उसको किस तरह से आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान 18 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है, आपके नेक्स्ट डोर है, वो कहीं चला नहीं जाएगा, वो हमेशा वहीं रहेगा। किस तरह से वहाँ की जनता में थोड़ा सा एक ये भाव आए कि जरा अरे अच्छा बिजली आ रही है उधर से, अच्छा कुछ अच्छा हो रहा है उधर से। तो ये बड़ा लॉन्ग टर्म है, इसीलिए मैंने कहा ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इसका जल्दी कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। तो जिस तरह धीरे धीरे उनकी सोसाइटी फंडामेंटलिज्म की तरफ जा रही है, तालिबानिज्म की तरफ जा रही है, पता नहीं आईएस की तरफ भी जा रही है कि नहीं जा रही है, कम से कम कुछ लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ एलिमेंट्स हैं, जो लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, थोड़ा सा अपने देश की प्रोग्रेस चाहते हैं, 7वीं 6वीं में नहीं जाना चाहते, उनको किस तरह से हम आगे बढ़ावा दें, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को प्रयत्न करना चाहिए। कर दिया पारसारथी साहब, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि पाकिस्तान के भीतर संयोग से बीते 1 बरस में पाकिस्तान को एकजुट भारत ने अपनी पॉलिसी से कर दिया, क्या इससे इनकार है? और उसके पाकिस्तान के भीतर जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका है, कराची का इलाका है, या हम लोगों ने पॉलिटिकली वहाँ वर्क नहीं किया जो किया जाना चाहिए था या किया जाता रहा है? देखिए, उसको पाकिस्तान के जैसे देश के साथ कई चीज़ एक रिश्ते बनाने में रहते हैं। जैसे कि तयाल साहब ने और जनरल साहब ने कहा, एक तरफ से ज़रूर संपर्क तो रहना चाहिए, कोशिश प्रयास तो रहना चाहिए, लेकिन दबाव भी उन पर रहना चाहिए। दबाव कई किस्म के होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे दबाव होते हैं जिस पर सार्वजनिक तौर से चर्चा करना शायद उचित ना हो, लेकिन ये एक बात है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये सरकार है उस तरफ के दबाव को कायम रखेगी। अब आप यहाँ पर एक बात आई, म्यांमार में जो भारत ने किया स्ट्राइक, हाँ, उसके बाद जो मैसेज पॉलिटिकल निकल कर आया, हम पाकिस्तान में चले जाएंगे, मैसेज पॉलिटिकल निकल आया था, लेकिन जिस तरह से एक नौजवान मंत्री ने एक बेगैर जिम्मेवाराना बयान दिया, वो कोई ज़रूरत नहीं थी। संदेश तो चले गया था, क्या ज़रूरत थी उनको वो कहना? उसको हम उस बयान से पाकिस्तान को हमने एम्यूनेशन दिया कि कोई हमको दोषी पाएं। देखिए, रूजवेल्ट साहब कहते थे, ट्रेड क्वाइटली बट कैरी अ बिग स्टिक, यानी चुपचाप चाहिए लेकिन बड़ा डंडा हाथ में रख के। तो इन चीज़ों को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने म्यांमार में कार्रवाई कर दिया, अपनी क्षमता दिखा दिया, सारी दुनिया समझ लेती है कि ना किस क्षमता है बल्कि राजनीतिक इच्छाधारी भी है इसे करने के लिए। तो पाकिस्तान के साथ जैसे कि यहाँ बयान हुई है, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं बिना ये लोग मिले। रिलीजियस पिलग्रिम्स का एक प्रोटोकॉल है, आप खोल दें दरवाज़ा वहाँ से, आप हमारे सूफी स्थानों को आने के लिए, चाहे दिल्ली में हो चाहे अजमेर में हो। उन लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जो इस्लामी कट्टरवाद के विरोध है। छोटी सी कई रास्ते खोलने होंगे, हम इस पे आ रहे हैं, हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। इसका मतलब यह है कि संबंध बनाने की दिशा में कहीं एक प्रेशर भी डेवलप करना है, एग्रेसिव भी रहना है, जवाब भी देना है और रास्ता भी खुला रखना है।